अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस पर। ये आपके सिलेबस का तीसरा यूनिट है शायद। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है बच्चों मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड स्पीशीज या मूवमेंट ऑफ आयंस इन ए मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी फ्लूइड में आयंस हों, अगर हम उस फ्लूइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे या उसमें हम करंट पास करेंगे तो वो आयंस या वो चार्जड स्पीशीज़ जो है वो मूव हो जाती है, वो माइग्रेट हो जाती है। तो उन चार्जड स्पीशीज़ की, उन आयंस की माइग्रेशन को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो नेगेटिवली चार्जड आयंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। दिस मूवमेंट ऑफ आयंस इन ए फ्लूइड मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, आप पढ़ के भी समझ सकते हो। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स जिनमें पेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है बच्चों, ये सब बायोमोलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, यानी इन पर एक चार्ज जो है वो चढ़ जाती है। चार्ज आपको पता है दो किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ को हम कैट आयंस कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ को हम एनायंस कहते हैं। तो ये जो बायोमोलिक्यूल जिनकी जिक्र किया आपको, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड वगैरह, ये किसी एक पर्टिकुलर पीएच पे एग्जिस्ट करता है इन दो आयंस की फॉर्म में, एन आयंस और कैट आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये बायोमोलिक्यूल्स। तो जब ये किसी एक पर्टिकुलर पीएच पे आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चार्जड स्पीशीज़ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं एक टेक्निक के ज़रिए जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूवमेंट होता है या माइग्रेशन होता है आयंस की या चार्जड स्पीशीज़ की। तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है क्या है बच्चों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उन चार्जड स्पीशीज़ की मूवमेंट कराते हैं और उस मूवमेंट की वजह से वो सेपरेट होती है, मगर सेपरेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो उनकी मूवमेंट में हेल्प करती है, लेकिन जब वो मूवमेंट करता है, मूवमेंट के दौरान वो एक दूसरे से सेपरेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। वो कैसे होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सिंपली अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन देख लेंगे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की सिंपल डेफिनेशन ये बनता है कि दिस इज़ ए मूवमेंट ऑफ चार्जड स्पीशीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एज ए टेक्निक हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, एक सेपरेशन टेक्निक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है। इस टेक्निक के ज़रिए हम चार्जड स्पीशीज़ की, आयंस की सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो ये उसकी एज ए टेक्निक डेफिनेशन है। ठीक है बच्चों, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो चार्जड स्पीशीज़ हैं वो माइग्रेट करता है या कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ। इलेक्ट्रोड दो किस्म के हैं, जो नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज़ हों वो एनोड की तरफ जाएंगे और जो पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज़ हों वो जाएंगे कैथोड की तरफ। ठीक है बच्चों, ओके। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो चार्जड स्पीशीज़ या आयंस माइग्रेट करता है। तो किस रेट पर वो माइग्रेट करती है, रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ द आयंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, या माइग्रेशन ऑफ द चार्जड स्पीशीज़ या आयंस
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या पर फील्ड स्ट्रेंथ हम उसको कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो ये प्रिंसिपल है एक्चुअली इलेक्ट्रोफोरेसिस का, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो ये क्या है? दिस इज द माइग्रेशन ऑफ रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन्स पर फील्ड स्ट्रेंथ। रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन्स पर फील्ड स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कहते हैं। उसी को हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये आयन्स हैं जो चार्ज स्पीशीज हैं, उनकी माइग्रेशन जो है वो किस पर डिपेंड है। ठीक है, उसकी एक डेरिवेशन है बच्चों। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से एक फोर्स पड़ जाती है आयन पर एक फोर्स पड़ जाती है, उसको हम फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी जब किसी मीडियम में, फ्लूइड मीडियम में आयन्स हों, उस फ्लूइड मीडियम में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस आयन पर एक फोर्स पड़ जाती है, एक फोर्स एक्सर्ट हो जाती है। उस फोर्स को हम कहते हैं बच्चों फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, FE। ये डिपेंड होता है बच्चों उस मीडियम में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। तो Q इज़ द चार्ज, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आयन पर जिसकी एक पर्टिकुलर चार्ज है, उस पर पड़ने वाले फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। FE इज इक्वल टू E इंटू क्यू। E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इज़ द चार्ज ऑन द आयन। ठीक है बच्चों, तो इस फोर्स की वजह से उस मीडियम में ये आयन मूव करता है, माइग्रेट करता है। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेंगे कि वो चार्ज स्पीसीज जो है वो स्फेरिकल है, इस तरह से गोल है, एक गोल शेप की एक मॉलिक्यूल है। तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स पड़ जाती है, उस फोर्स को हम फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड FE कहते हैं। वो बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल जो उस मॉलिक्यूल पर पड़ते हैं। जब वो मॉलिक्यूल उस फ्लूइड मीडियम से पास होती है, यानी उससे माइग्रेट होती है, तो उसका सामना होता है एक फ्रैक्शनल फोर्स के साथ, क्योंकि जैसे वो मूव करता है उस पर एक फ्रैक्शन पड़ जाती है। वो फ्रैक्शनल फोर्स जो है उसकी मूवमेंट में जो है इंटरफेयर करती है, उसको सीधा मूव करने नहीं देता, उसको रोकता है, उस आयन को रोकता है। तो वो फोर्स जो उसको रेजिस्ट करता है आगे मूवमेंट करने से, उसको हम फ्रैक्शनल फोर्स कहते हैं, उसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। तो एक और फोर्स भी अप्लाई होती है इस मूवमेंट करने वाले आयन पर, उसको हम कहते हैं बच्चों ड्रैग फोर्स या FD। तो ड्रैग फोर्स बराबर होती है F इंटू वी के। तो F को कहते हैं हम बच्चों फ्रैक्शनल कोफिशिएंट, V है वेलोसिटी ऑफ द आयन, वो आयन जो मूव कर रहा है उसकी एक वेलोसिटी होती है, उसको हम वेलोसिटी ऑफ द आयन कहते हैं। ठीक है, F इज़ द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट। तो फ्रैक्शनल कोफिशिएंट और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होती है ड्रैग फोर्स की। तो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के वक्त ये दो फोर्स एक दूसरे का बराबर होती है। तो FE बराबर होता है FD की। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस FE इक्वल टू FD। तो FE इसके बराबर है, FD इसके बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे E इंटू क्यू इज इक्वल टू F इंटू वी। ठीक है, तो इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, E इंटू क्यू इज इक्वल टू F इंटू वी। तो अगर हम Q को डिवाइड करेंगे F से, F इस साइड में लाएंगे तो
वी डिवाइड बाय हो जाएगा ई क्या, ठीक है, क्यू डिवाइड बाय एफ इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय ई। ठीक, ये दोनों बराबर होती है बच्चों, वी और ई का रेशो या क्यू और एफ का रेशो बराबर होता है इसके, इसको हम कहते हैं म्यू, यानी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कहते हैं इसको हम, इस म्यू को कहते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, यानी जो माइग्रेशन, रेट ऑफ माइग्रेशन, कि ये आयन किस रेट पर माइग्रेट कर रहा है पर फील्ड स्ट्रेंथ या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बराबर होता है क्यू बाय एफ के या वी बाय ई के। ठीक है बच्चों, तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू क्यू बाय एफ या वी बाय ई। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं अभी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज इक्वल टू क्यू बाय एफ लिख सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो क्यू है चार्ज, एफ इज़ द फ्रैक्शनल कोएफिशिएंट। तो मान लें अगर हम कि वो मॉलिक्यूल या वो आयन जो है वो स्फेरिकल है, फ्लूइड मीडियम से पास हो रही है, तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स भी पड़ रहा है और उसको ड्रैग फोर्स या फ्रैक्शनल फोर्स का भी सामना करना पड़ता है। तो जो फ्रैक्शनल फोर्स है, जो फ्रैक्शन है, वो डिपेंड होता है बच्चों उसकी रेडियस पर या उसके साइज़ पर। ठीक है, उसकी रेडियस आर पर डिपेंड है, और जो फ्लूइड जिसके अंदर से ये मूव कर रहा है उस फ्लूइड की विस्कोसिटी पर भी ये फ्रैक्शनल फोर्स डिपेंड है। उस विस्कोसिटी को हम दिखाते हैं ईटा से। ठीक है, तो इसी रिलेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो, न्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 6 पाई ईटा आर। तो ये है बच्चों इक्वेशन इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का, ये याद रखना है आपको। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी बराबर होता है Q डिवाइड बाई 6 पाई ईटा आर। तो पाई तो आपको पता है कांस्टेंट है, ईटा विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ये ईटा है, ये है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। आर इज़ द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, ये चार्ज मॉलिक्यूल है, उसकी रेडियस है आर। ठीक है, जितना साइज़ बड़ा होगा उतना आर भी बड़ा होगा। ठीक है, और ये ईटा है ग्रीक साइन, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 6 पाई ईटा आर। यही चीज़ आपको दिखाई है बच्चों। द एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन विल डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑन द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच द मॉलिक्यूल विल माइग्रेट। तो म्यू इज इक्वल टू Q बाई एफ कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q बाई 6 पाई आर एन। Mu is the electrophoretic mobility, Q is the charge on the ion, R is the ionic radius of the solute या charged molecule, और eta is the viscosity of the buffer solution in which the migration is occurring। तो जिस फ्लूइड मीडियम से ये आयन पास हो रहा है उसकी विस्कोसिटी को हम ग्रीक साइन ईटा से डिनोट करते हैं। तो जैसे आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी may be defined as the migration सेंटीमीटर पर सेकंड पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ, और फील्ड स्ट्रेंथ बराबर होता है वोल्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस डी, वो हम cm से सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की जो इक्वेशन है आप याद रखना। ठीक है बच्चों, Q बाई 6 पाई RN। ठीक है, तो सिंपली आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, Q बाई F, F is the fractional coefficient, Q is the charge।
इसी को आप और एक तरीके से याद रख सकते हो, Q इक्वल टू वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो V बाई ई मी इज इक्वल टू V बाई ई मी इज इक्वल टू Q बाई एफ या मी इज इक्वल टू Q बाई 6 पाई RN। ये सब आप याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये आपको ऑब्जेक्टिव इस पर पूछ सकता है, नहीं तो सब्जेक्टिव में भी आप ये लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी यानी आयन की या चार्ज स्पीशीज की मूवमेंट पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ, उसको हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कहते हैं। तो दिस माइग्रेशन ऑफ द आयन जो है वो कुछ फैक्टर्स जो है इस पर इफ़ेक्ट करता है। कुछ फैक्टर्स जो है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी पर इफ़ेक्ट करता है। वो फैक्टर्स है बच्चों, एक है नेट चार्ज ऑन द पार्टिकल। जितना चार्ज ज़्यादा हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, जितना चार्ज ज़्यादा हो उतना जो है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी तेज़ होगी। ठीक है, जितना चार्ज ज़्यादा हो उतना इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मोर द चार्ज इज मोर विल बी द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, आपको याद रखना है। साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल या मॉलिक्यूल इस पर भी डिपेंड है। अगर पहले हम साइज़ की बात करेंगे, साइज़ जितना बड़ा हो, देखो आपने यहाँ देखा था आपने मी इज इक्वल टू Q बाई पाई नीटा RN। देखो R का यहाँ पर न्यू के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो जितना साइज़ ज़्यादा हो उतना R ज़्यादा होगा, तो जितना साइज़ ज़्यादा हो उतना इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम है। ठीक है, तो द लार्जर द पार्टिकल साइज इज, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम होगी। तो ये हो गया साइज़ की बात। साइज़ जितना बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो जहाँ तक शेप की बात है, शेप अगर किसी मॉलिक्यूल का सेफरिकल हो और कोई और मॉलिक्यूल है वो भी चार्ज है, लेकिन उसकी जो शेप जो है इस तरह से हो, सेफरिकल ना हो। ठीक है, तो जो सेफरिकल मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी इस किस्म की शेप के निस्बत। ठीक है बच्चों, तो ये शेप पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसको सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा फ्रैक्शन का सामना करना पड़ेगा। जो सेफरिकल मॉलिक्यूल है उसको कम फ्रैक्शन का सामना करना पड़ेगा, तभी जो सेफरिकल मॉलिक्यूल है वो उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी इस किस्म के शेप वाली मॉलिक्यूल के निस्बत। ठीक है बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा होगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स पड़ेगी उन आयन पर और उस आयन की मोबिलिटी यानी माइग्रेशन ज़्यादा होगी। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और एक चीज़ है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ द सपोर्टिंग मीडियम। सपोर्टिंग मीडियम कैसा हो, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसा हो। अगर सपोर्टिंग मीडियम में ये जो चार्ज सबस्टेंस है या स्पीशीज है इनकी एड्जॉर्प्शन होता होगा सरफेस पर, ये मूव करता होगा। ठीक है, तो उस वक़्त इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम होती है। लेकिन अगर सपोर्टिंग मीडिया पोरस हो, उनके पोर्स के थ्रू से ये चार्ज स्पीशीज मूव कर रहा हो, तो उस वक़्त हम कहते हैं उसको सीविंग इफ़ेक्ट, SIEVING, सीविंग इफ़ेक्ट, छानने का जो इफ़ेक्ट होता है। तो जब सीविंग इफ़ेक्ट होती है सपोर्टिंग मीडिया के थ्रू, तो उस वक़्त इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है, जल्दी मूव करता है। ठीक है, जब एड्जॉर्प्शन होता है तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम, जब सीविंग होता हो, ठीक है, पोरस सपोर्टिंग मीडिया के थ्रू, तो उस वक़्त इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है। आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ द वाफर,
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम आमतौर पर बफर यूज़ करते हैं ये वर्ड, क्योंकि हमें जो मॉलिक्यूल सेपरेट करना है वो आयन रहना चाहिए, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या चाहे नेगेटिव चार्ज हो। तो आपको मालूम है बच्चों कि आयन जो है वो डिपेंड है पीएच पर। ठीक है, एक पीएच ऐसा होता है जिस पर चार्ज ज़ीरो होती है, नेट चार्ज ज़ीरो होती है। एक पीएच ऐसा होता है जिस पर चार्ज पॉजिटिव होती है, एक पीएच ऐसा होता है जिस पर चार्ज नेगेटिव होती है। तो किसी मॉलिक्यूल की चार्ज नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, ये डिपेंड है पीएच पर। ठीक है बच्चों। तो पीएच एक पर्टिकुलर मेंटेन रखना ज़रूरी है जब हमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मेंटेन रखना है। ठीक है, तो पीएच मेंटेन रखने के लिए हम बफर यूज़ करते हैं। तो बफर मेंटेन्स ए कांस्टेंट पीएच। ठीक है, तो जो मीडियम हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली बफर होती है, उस बफर में आयॉन्स मूव करते हैं। तो बफर खुद आयॉन्स का बना होता है। ठीक है, तो बफर खुद आयॉन्स का बना होता है। तो बफर में जो आयॉन्स हैं उसकी आयोनिक स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो अगर बफर की आयोनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, बफर की आयोनिक स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा हो, आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर, याद रखना ज़्यादा हो, मतलब बफर्स में आयन ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उन आयन्स के थ्रू पास होगा, बफर के आयन्स के थ्रू। और जो आयन्स हमें सेपरेट करना है, ठीक है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, कम पास होगा। तो उस वक्त इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी कम होगी। तो जितना बफर की आयोनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, बफर की आयोनिक स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होती है? जब बफर में आयन्स ज़्यादा होती है। तो जब हर बफर में आयन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट उनके थ्रू पास होगा, न कि जो चार्ज सबस्टेंस है जिन्हें हमें सेपरेट करना है। तो उस वजह से उन आयन्स की जिनको हमें सेपरेट करना है उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम होती है बफर की आयोनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से। तो यहाँ इन्वर्स रिलेशन है, जितना बफर की आयोनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है उतना मॉलिक्यूल्स की चार्ज स्पीशीज़ की जिनको हमें सेपरेट करना है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम होगी। तो जितना बफर की आयोनिक स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है, करंट पास हो जाएंगे उन मॉलिक्यूल्स आयन्स के थ्रू जिनको सेपरेट करना है, तो जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना आपको, आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर और इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऑफ द चार्ज स्पीशीज़, इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो पीएच ऑफ द बफर आपने अभी सुन लिया कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पीएच मेंटेन रहना चाहिए जिस पर जो चार्ज स्पीशीज़ हमें अलग करना है उनकी चार्ज जो है वो मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल हमें डीएनए सेपरेट करना है तो डीएनए की चार्ज नेगेटिव होती है, तो उस नेगेटिव चार्ज को मेंटेन रखने वाला पीएच जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। अगर उस पीएच से आगे पीछे हो जाएगा पीएच तो वो नेगेटिव चार्ज मेंटेन नहीं रह पाएंगे, तो हम डीएनए को सही तरीके से सेपरेट नहीं कर सकता। तो बफर की पीएच भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लास्ट फैक्टर है बच्चों टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से आमतौर पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ जाती है। लेकिन जब ज़्यादा हीटिंग हो जाती है तो जो कुछ बायो मॉलिक्यूल्स है जैसे प्रोटीन्स है वो डीनेचर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी पर ये इफ़ेक्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो इफ़ेक्ट करता है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या है? माइग्रेशन ऑफ द चार्ज स्पीशीज या आयन्स पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी किस चीज़ के बराबर है? इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 6 पाई आर एन या एन आर, जो भी आप, या नीट ईटा आर भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी म्यू डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स पे जो आपने वहाँ यहाँ से यहाँ तक देख लिया।
जो मेन टॉपिक हमें पढ़ना है बच्चों वो है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस के भी कई टाइप्स हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, हम जेल यूज़ करते हैं। तो जेल एक पोरस सब्सटेंस होता है। उस पोरस सब्सटेंस के थ्रू या उस पोरस सब्सटेंस के पोर्स के थ्रू जो चार्जड मॉलिक्यूल्स आयन्स हैं वो सेपरेट होती है, यानी उनके थ्रू पास होती है। तो पास होते होते वो उनके साइज़ के बेस पर सेपरेट हो जाती है। तो जल भी कई किस्म के होते हैं बच्चों। जो मेन जल हमको यहाँ पर पढ़ने हैं, एक है एगरोस जल, एक है पॉली एक्रिल अमाइड जल। तो पहले हम देख लेते हैं एगरोस जल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये एक तरीका है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। एगरोस जल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरीका है जल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ठीक है, जिसके थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं डीएनए मोस्टली, और प्रोटीन भी हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इन चीज़ों को हम सेपरेट, इन मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं एक टेक्निक के ज़रिए, जिसको हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो आगे इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। एग्रोस एक पॉलीसैकेराइड है, ये आपको समझना है। एग्रोस एक पॉलीसैकेराइड है और ये पॉलीसैकेराइड बनता है एक डाइसैकेराइड की रिपीटेडली जुड़ने से, और वो डाइसैकेराइड है बच्चों एग्रोबायोस। एग्रोबायोस एक डाइसैकेराइड है, उसी के रिपीटेडली जुड़ने से बनता है एक पॉलीसैकेराइड जिसका नाम है एग्रोस। और एग्रोबायोस जो डाइसैकेराइड है वो खुद बनता है दो मॉडिफाइड शुगर से। ठीक है, एक है गैलेक्टोस, एक है 3,6 एंड हाइड्रोगैलेक्टोस। ठीक है, एक मॉडिफाइड गैलेक्टोस है 3,6 एंड हाइड्रोगैलेक्टोस, और गैलेक्टोस जो शुगर है उनकी कॉम्बिनेशन से एक डाइसैकेराइड बनता है एग्रोबायोस। एग्रोबायोस की बार बार जुड़ने से बनता है एग्रोस। ठीक है बच्चों, तो एग्रोस की अलग अलग कंसंट्रेशन यूज़ करके हम अलग अलग पोर साइज़ के जल बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जल में क्या होता है, जल में पोर्स रहते हैं, सुराख रहते हैं। उन सुराखों के थ्रू ये जो चार्जड स्पीशीज़ हैं, चार्जड मॉलिक्यूल्स हैं, वो पास होती है। तो पास होते होते वो एक दूसरे से सेपरेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, उनको मूव कराता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मोमेंट में जो हेल्प करता है वो उनका चार्ज है। वो चार्ज के बेस पर मूवमेंट करता है। ठीक है, और सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। वो कैसे होता है, इन जेल्स के अंदर पोर्स होती है, उन पोर्स के थ्रू वो आगे आगे पास होता है। तो जो बड़े बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं वो उन पोर्स में फंस जाते हैं, लेकिन जो छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं वो उन पोर्स से आसानी से गुजर जाती है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक सीविंग मैकेनिज़्म होती है, छानने का मैकेनिज़्म होती है। बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं और छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स आगे आगे निकल जाती है। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ ये सेपरेट हो जाती है। तो अगर हमारा मॉलिक्यूल्स छोटे साइज़ का हो तो उस वक़्त हमें पोर साइज़ छोटा चाहिए। अगर बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल को सेपरेट करना हो तो पोर साइज़ बड़ा होना चाहिए। तो अलग अलग पोर साइज़ के जेल बनाने के लिए हम अलग अलग कंसंट्रेशन के एग्रोस इस्तेमाल कर सकते हैं। लो कंसंट्रेशन में अगर हम एग्रोस इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा ही एग्रोस हम इस्तेमाल करेंगे, तो उस वक्त पोर साइज़ बड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम हायर कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे एग्रोस की तो उस वक्त पोर साइज़ छोटे हो जाएंगे। तो हमें किस साइज़ के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है, छोटे या बड़े, अकॉर्डिंगली हम एग्रोस की अलग अलग कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं। याद रखना, लो कंसंट्रेशन पे पोर साइज़ बड़ा रहता है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे पोर साइज़ जो है वो छोटा रहता है। नॉर्मली हम 1% से लेकर 2% के एग्रोस हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ दिखाया बच्चों है। ठीक है, देखो आप देखना यहाँ पर, देखो अगर हम एग्रोस की परसेंटेज 0.5% यूज़ करेंगे
तो उस जल के ज़रिए हम 1000 से 30,000 बेस पेयर के डीएनए हम अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक मॉलिक्यूल लेते हैं डीएनए, ठीक है। अगर हम 0.5% एग्रोज यूज़ करेंगे तो वेरी लो परसेंट हम यूज़ कर रहे हैं। उस वक्त पोर साइज़ बड़ा रहता है, तो उस वक्त बहुत बड़े साइज़ के डीएनए हम अलग कर सकते हैं, जैसे 1000 से 30,000 बेस पेयर रेंज के डीएनए हम अलग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम परसेंटेज को बढ़ाएंगे, देखो 0.7% पे 800 से 12,000 तक, 1% पे 500 से 10,000 तक, 1.2% पे 400 से 7,000, 1.5 पे 200 से 3,000, ठीक है। तो 2% पे 50 से लेकर 2,000 बेस पेयर के डीएनए यानी छोटे डीएनए हम अलग कर सकते हैं। तो जितना हम एग्रोस की परसेंटेज बढ़ाएंगे, पोर साइज छोटी हो जाएगी, उसके थ्रू हम छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल यहाँ हम डीएनए एग्जांपल ले लेते हैं, तो 50 से लेकर 2,000 बेस पेयर के डीएनए हम अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम 0.5% डीएनए एग्रोस यूज़ कर सकते हैं, करेंगे। अगर हम 0.5% एग्रोस यूज़ करेंगे तो बहुत बड़े साइज़ के डीएनए हम अलग कर सकते हैं, जैसे 1,000 से 30,000 बेस पेयर के डीएनए। तो हम मॉलिक्यूल के साइज़ के हिसाब से हम अलग अलग परसेंटेज एग्रोस के इस्तेमाल कर सकते हैं जल बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो एग्रोस जो है पॉलीसेकेराइड है, आपको पता है, ये एक दूसरे से क्रॉस लिंक होकर उनके दरमियान पोर्स बनते हैं अलग अलग साइज़ के, ठीक है। वो पोर्स के साइज़ छोटे बनेंगे या बड़े बनेंगे, छोटे बनाएंगे या बड़े बनाएंगे, वो हमारे कंट्रोल में। हम उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से पोर साइज़ हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। छोटा पोर्स बनाना हो तो हायर कंसंट्रेशन यूज़ करना है, बड़े पोर्स बनाना हो तो स्मॉलर कंसंट्रेशन हम यूज़ करेंगे एग्रोस की, ठीक है। तो एग्रोस की क्रॉस लिंकिंग होती है तो उनमें पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो उन पोर्स के थ्रू जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं वो स्क्वीज़ हो जाती है, उनके थ्रू मुश्किल से पास हो जाती है। लेकिन जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके थ्रू बिल्कुल ईजीली पास होती है। तो पोर्स, एक जल में एक ख़ास साइज़ के पोर्स होंगे, एक पर्टिकुलर साइज़ के पोर्स होंगे। उन पोर्स के थ्रू जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल हों, ठीक है, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हों, वो उनके चलने में दिक्कत होती है तो वो पीछे रह जाती है। जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हों वो जल्दी जल्दी उन पोर्स के थ्रू पास हो जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल अपोजिट है बच्चों मॉलिक्यूलर सीव जो क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ी थी। तो मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ जो साइज़ के बेस पर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो अपोजिट है। मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी में आपने देखा था जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल हों वो पोर्स में नहीं घुसता, इंटरस्टिशियल स्पेस से आगे आगे जल्दी मूव हो जाती है, और जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं वो पोर्स में फंस जाती है। इस तरह से बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल जल्दी बाहर आ जाते हैं, आगे मूव करते हैं, और छोटे मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं। किसमें? मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी में। लेकिन यहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जब आप एग्रोस इस्तेमाल कर रहे हो जल बनाने में, उस वक़्त उसका उल्टा हो जाती है। यहाँ पर एक्चुअल में सीविंग हो जाती है। जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल है वो पीछे रह जाती है, वो स्क्वीज़ कर जाती है इन पोर्स के थ्रू। लेकिन जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है वो पोर्स के थ्रू इजीली पास हो जाती है, ठीक है। लार्जर मॉलिक्यूल पीछे रिटार्ड हो जाती है और सिमिलर मॉलिक्यूल्स आगे आगे निकल जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब हम जल की प्रिपरेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे रन करता है, कैसे काम करता है, उस पर हम बात करेंगे बच्चों। इसी पर एक वीडियो भी का लिंक भी आपको भेजेंगे, उसके ज़रिए आप और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो चीज़ लगता है बच्चों। एक है जो पावर पैक है, जिसके ज़रिए हम यहाँ पावर सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं। एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, जिसमें एक इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक होता है। ये है इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक, ठीक है बच्चों। इस इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक में ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड।
ये है बॉर्डर्स, ये 2 स्ट्रिप होती है बच्चों, ये बॉर्डर्स इस टैंक के अंदर इसमें हम फिट करते हैं ताकि जो जल बने इन 2 बॉर्डर्स के बीच में बने, इस और इसके बीच में इस टैंक के अंदर एक जल सेट हो जाती है। क्या होती है? एक जल सेट हो जाती है। जैसे आपने सीमेंट के हम एंटे बनाते हैं, आपने देखा होगा, उसका भी एक सांचा होती है। तो ठीक तरह से ये भी एक सांचा है। ये जो एक यहाँ से यहाँ तक हमने एक सांचा बनाया है, ठीक है। इसमें हमको जल सेट करने हैं। तो ये इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक है। इस टैंक के दोनों साइड में हमको एक बॉर्डर, एक प्लास्टिक स्ट्रिप डालना है इसमें, ताकि इन 2 प्लास्टिक स्ट्रिप्स के दरमियान जल सेट हो जाए। तो जल सेट होने से पहले हम यहाँ पर एक कॉम भी डाल लेते हैं बच्चों। ये कॉम तो वैसे भी आपको पता है, कॉम मीन्स कंघी। इससे ये कॉम इस शेप का होता है, कॉम, ठीक है। ये कॉम हम यहाँ पर फिट करते हैं। फिर कॉम फिट करने के बाद जो हमारा अगला काम होता है बच्चों, वो होता है जो जल बनाने वाले जो मटेरियल है उसको तैयार करना। तो क्योंकि हम यहाँ पर एग्रोस जल बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए एग्रोस। तो थोड़ा सा एग्रोस हमने इस बोतल में डाल दिया। ये जो वाइट पार्ट है, ये आप देख रहे हो, ये एग्रोस किसी बोतल से लाया है। अभी आप वीडियो में अच्छी तरह से देखोगे। तो इस जल को डिज़ोल्व करने के लिए हम यहाँ एक बफर यूज़ करते हैं बच्चों। बफर क्यों यूज़ करते हैं वो तो आपको पता है, पीएच मेंटेन रखने के लिए। 2 किस्म के बफर यूज़ करते हैं। एक को हम कहते हैं टीएई बफर, एक को कहते हैं टीबीई बफर। टीएई बफर का मतलब है बच्चों ट्रिस बेस एसिटिक एसिड ईडीटीए, ठीक है। ट्रिस बेस से टी निकालो, एसिटिक एसिड से ए निकालो, तो ईडीटीए से ई निकालो, तो हो गया टीएई, ये वाला, ठीक है। ट्रिस बेस एसिटिक एसिड और ईडीटीए की जो कॉम्बिनेशन से एक बफर बनता है उसको हम टीएई बफर कहते हैं। टीबी बफर का मतलब बच्चों है ट्रिस बेस, बी का मतलब बोरिक एसिड और ई का मतलब ईडीटीए। तो ट्रिस बेस, बोरिक एसिड और ईडीटीए की कॉम्बिनेशन से जो बफर बनते हैं उसको टीबीई बफर कहते हैं। ट्रिस बेस एसिटिक एसिड और ईडीटीए से की कॉम्बिनेशन से जो बफर बनते हैं उसको हम टीएई बफर कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ बता दूं बच्चों, जो यहाँ बफर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बफर तो आपको पता है एसिड और बेस की मिक्सचर होता है, वीक एसिड और उसके कंजुगेट बेस का मिक्सचर होता है। तो यहाँ ट्रिस बेस और एसिटिक एसिड, ट्रिस बेस और बेसिक बोरिक एसिड, इससे बफर बनता है। इस बफर में हम ये जो तीसरी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ईडीटीए, ईडीटीए इथीन डायमीन टेट्रा एस्टेट, ये एक टेट्राडेंटेट लिगैंड है बच्चों। ये एक चिलेटिंग एजेंट है एक्चुअली। ये मैग्नीशियम आयंस को चिलेट करता है, Mg2 पॉजिटिव आयंस को ये चिलेट करता है, ये पकड़ के रखता है। किसको? मैग्नीशियम आयन को ये पकड़ के रखता है, उसको कहते हैं हम चिलेशन। कौन? ईडीटीए। तो ईडीटीए इज ए चिलेटिंग एजेंट। तो यहाँ बफर में हम ये चिलेटिंग एजेंट क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम यहाँ अभी बच्चों डीएनए आइसोलेट करना चाहते हैं, सॉरी डीएनए सेपरेट करना चाहते हैं। तो डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है डीएनएस। डीएनएस एक एंजाइम होता है। उस डीएनएस एंजाइम को मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम आयन हो तो वो डीएनएस एंजाइम इन डीएनए को डिग्रेड कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम ईडीटीए के ज़रिए इन मैग्नीशियम आयन्स को चिलेट करेंगे तो मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो वो डीएनए अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो डीएनए जो है वो स्टेबल रहेगा। तो डीएनए को स्टेबल रखने के लिए आपको Mg2 पॉजिटिव आयन जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको रिमूव करता है ईडीटीए, ठीक है। इसलिए हम बफर के साथ ईडीटीए मिला देते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो हमने क्या किया, हमने एग्रोस जो पाउडर है वो लिया और इसके साथ ये टीएई बफर आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, तो टीएई बफर इसमें मिला देते हैं, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन बनेगा। तो इस सोल्यूशन को हम हीटिंग करते हैं
ठीक है, हीट करने से ये मेल्ट हो जाती है, एक ट्रांसपेरेंट एक सॉल्यूशन बन जाती है। तो एक और चीज़ है, ये जो एग्रोस का सॉल्यूशन हमने बनाया एग्रोस और बफर के साथ, उसमें एक चीज़ मिला देते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चों इथिडियम ब्रोमाइड। एक केमिकल है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इथिडियम ब्रोमाइड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इथिडियम ब्रोमाइड की के साथ जो इसके साथ जो है बहुत एहतियात से हमें पेश आनी चाहिए, क्योंकि इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो एक म्यूटाजेनिक सबस्टेंस है। ये म्यूटाजिन है, इससे म्यूटेशन हो सकता है, तो ये कार्सिनोजेनिक सबस्टेंस है इथिडियम ब्रोमाइड। इसलिए इसके साथ छेड़ते वक्त हमें प्रॉपर ग्लोव्स पहनकर इसके साथ काम करनी चाहिए। इथिडियम ब्रोमाइड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों इस जल के साथ। इथिडियम ब्रोमाइड एक्चुअली एक इंटरकलेटर है, याद रखना आपको, ये इंटरकलेटर है। इंटरकलेटर याद है बच्चों, ये जो डीएनए है, डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ये इथिडियम ब्रोमाइड एक ऐसा केमिकल है जो इन नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान इंटरकलेट हो जाती है, इनके दरमियान फंस जाती है। डीएनए की नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो फंस जाती है, ठीक है। तो जब इसके साथ फंस गया तो इसका हमें क्यों ज़रूरत है बच्चों? जल के थ्रू जब डीएनए पास होगा तो डीएनए के लोकेशन मालूम करने के लिए हमें एक ऐसा चीज़ चाहिए जिससे हमें डीएनए की लोकेशन पता चल जाए। तो जब हम इथिडियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं तो इथिडियम ब्रोमाइड जो है डीएनए की इथिडियम ब्रोमाइड जो है डीएनए की नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान ये इंटरकलेट हो जाती है, ठीक है। तो जब भी जल में हम इथिडियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं तो ये इथिडियम ब्रोमाइड इन डीएनए की नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान इंटरकलेट हो जाती है। अब जल में किस पोजीशन पे ये डीएनए है उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस जल पर हम एक्सरे डाल देते हैं या यूवी रेज डाल देते हैं, सॉरी यूवी रेज हम डाल देते हैं। यूवी रेज छोड़ेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज छोड़ेंगे किस पर, इन जल पर। तो जल की वो जगह जहाँ पर डीएनए मौजूद हों, ठीक है, डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान इथिडियम ब्रोमाइड है, तो इथिडियम ब्रोमाइड जो है अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। इथिडियम ब्रोमाइड एक ऐसा डाई है, एक ऐसा केमिकल है जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। तो जब ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है तो यूवी रेज की एब्जॉर्प्शन की वजह से ये जगह इल्यूमिनेट हो जाती है, ये जगह चमकने लगते हैं। कौन सी जगह? वो जगह जहाँ डीएनए हो जल के अंदर, वो जगह चमकने लगता है। वो चमकता है इसलिए क्योंकि उन डीएनए की नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान इथिडियम ब्रोमाइड है और इथिडियम ब्रोमाइड यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। तो बस इसी चीज़ के लिए, इसी विजुअलाइजेशन के लिए, जल के अंदर डीएनए की पोजीशन को विजुअलाइज करने के लिए, देखने के लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं। तो यही इसका फंक्शन है। इथिडियम ब्रोमाइड यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। एक ऐसा केमिकल है, लेकिन ये हाईली कार्सिनोजेनिक है। इसके साथ जो छेड़ना हो, ठीक है, उस वक्त हमें ग्लोव्स पहन के बहुत एहतियात के साथ इसके साथ काम करनी चाहिए। अब जब जल तैयार है हमारा, तो वो जल को हम इस टैंक में, इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक में हम पोर करते हैं, इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स, ठीक है। ये हमारा कॉम्ब है। तो कॉम्ब के नीचे से तो ये ये जल बनाने वाले सॉल्यूशन जो है पास हो जाएगी, लेकिन ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर से आगे नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। तो इन दो बॉर्डर्स के बीच में ये जल वाला एक रोज सॉल्यूशन जो है हम डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको फिर कुछ टाइम के लिए इसी तरह से रख देते हैं, अनडिस्टर्ब्ड रख देते हैं। तो कुछ टाइम के बाद ये जल जो है वो जम जाती है,
ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है, ये फ्लूइड जो है वो जम जाती है और ये सेट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, ये सेट हो जाती है। जैसे आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, अभी हमने ये बॉर्डर्स हटा लिए हैं, तो बॉर्डर्स के बीच में एक ये छोटा सा स्लैब बन गया है, जल की स्लैब बन गया है। ठीक है, इस शेप का मैं आप दिखाता हूँ यहाँ पर, इस शेप का एक स्लैब बन गया है, इस शेप का ऐसा। ठीक है, इस शेप का एक स्लैब बन गया है, इस शेप का एक स्लैब बन गया है। ठीक है, जैसे एंड बनता है उस तरह से एक एंड नुमा, एंड की शक्ल का एक यहाँ एक स्लैब बन गया है जल का। ठीक है, तो जल स्लैब में से अब हम कॉम को हटा रहे हैं। देखो ये कॉम को हम अब हटा रहे हैं। ठीक है, तो इस कॉम के जो दांत है, उस दांतों की जगह यहाँ पर एक छोटे छोटे पिट्स बन गए बच्चों, ये पिट्स बन गए। ठीक है, तो इन पिट्स को बनाने के लिए हमने ये कॉम डाला था। तो ये पिट्स क्यों बने हैं, इन पिट्स में हम डालने वाले हैं सैंपल, जिनको हमें सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल डीएनए, वो सैंपल हम इन पिट्स में डालने वाले हैं। इन पिट्स को हम कहते हैं बच्चों वेल्स। ये जो यहाँ बने हैं ये है वेल्स, वेल्स कहते हैं इसको। तो इन वेल्स को बनाने के लिए हम ये कॉम इस्तेमाल करते हैं। तो जल के अंदर, जल सेट होने से पहले हमने ये कॉम डाल दिया, ताकि ये जल के अंदर जो कॉम के दांत हैं उनकी जगह पर यहाँ वेल्स बनते हैं। ठीक है, वेल्स किस लिए इस्तेमाल होगी, वेल्स के अंदर हम सैंपल लोड करने वाले हैं। ये देखो अब जल हमारा तैयार है, अब हम सैंपल तैयार करने वाले हैं। हमारे पास 3 किस्म के डीएनए है बच्चों, ये एक डीएनए, ये एक डीएनए, ये एक सैंपल। ठीक है, इस डीएनए में आप देखो, सॉरी इस सैंपल में आप देखो एक ही किस्म के, सॉरी इस सैंपल में आप देखो एक ही किस्म के डीएनए है, तो वो है 400 बेस पेयर का एक छोटा डीएनए है। इस सैंपल में आप देखो 700 बेस पेयर का एक डीएनए है, इसमें एक डीएनए है। इस सैंपल में भी एक ही डीएनए है। जो S1 वाला सैंपल है, यहाँ पर S1 लिखा है, उसमें एक डीएनए है 400 बेस पेयर वाला छोटा डीएनए है। दूसरा सैंपल है S2, इसमें है 700 बेस पेयर के डीएनए, उससे बड़ा डीएनए है। लेकिन जो तीसरा सैंपल है, ये वाला तीसरा सैंपल है, इसमें 4 किस्म के डीएनए है, एक 250 बेस पेयर का डीएनए, एक 400 बेस पेयर का डीएनए, एक 700 बेस पेयर का डीएनए, एक 1000 बेस पेयर का डीएनए। इसको हम डीएनए लेडर कहते हैं, डीएनए लेडर कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 अलग अलग किस्म के साइज के डीएनए हैं। अब ये 4 सैंपल, ये दूसरा, ये पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, ये तीसरा सैंपल, ये 3 किस्म के सैंपल हम इन 3 वेल्स में डाल रहे हैं। देखो ये 3 वेल्स, 1 2, इसमें हम S1 डालेंगे, इसमें S2 डालेंगे और इसमें डीएनए लेडर डालेंगे। ठीक है, तो ये 4 सैंपल, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये सैंपल हम इन वेल्स में लोड करने वाले हैं, जो आप यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना है बच्चों, लोडिंग करने से पहले ये जो सैंपल है, इन सैंपल की लोडिंग करने से पहले, ये जो सैंपल है, इन सैंपल की लोडिंग करने से पहले सही तरीके से लोडिंग हो, इसलिए हम इसमें एक लोडिंग बफर भी इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पर, बिफोर लोडिंग द सैंपल इनटू द वेल्स वी यूज़ ए लोडिंग बफर। लोडिंग बफर मीन्स एक ऐसा बफर जो इन सैंपल्स की लोडिंग में हेल्प कर रही। ठीक है, इन सैंपल्स को हम थोड़ा सा डेंस बनाएंगे, इनकी डेंसिटी बढ़ाते हैं, सैंपल की डेंसिटी बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ डीएनए की हम डेंसिटी को बढ़ाएंगे ताकि वो वेल्स में टिका रहे, वेल से बाहर ना आए। ठीक है, डेंस चीज़ें उसके वेल्स के अंदर आराम से नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी को, डीएनए की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ ऐसा बफर हम यूज़ करते हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो। तो आमतौर पर यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों ग्लाइसरॉल। लोडिंग बफर में हम ग्लाइसरॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ग्लाइसरॉल से क्या होती है, डीएनए की डेंसिटी बढ़ जाती है ताकि वो वेल्स में आराम से बैठ सकता है। और साथ साथ में इस लोडिंग बफर में हम एक डाई भी यूज़ करते हैं।
क्या यूज़ करते हैं, एक डाई भी यूज़ करते हैं, एक कलरिंग सब्सटेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आमतौर पर यहाँ ब्रोमोफिनॉल ब्लू यूज़ करते हैं या ज़ैलन साइनॉल। आमतौर पर ये चीज़ आप याद रखना, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। लोडिंग बफर में ग्लिसरॉल के साथ साथ ब्रोमोफिनॉल ब्लू भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रोमोफिनॉल ब्लू हम इसलिए यूज़ करते हैं बच्चों, ताकि डीएनए जो है वो कलर्ड बन जाए। डीएनए क्या बन जाए, कलर्ड बन जाए। तो इसको कलर बनाने की क्या ज़रूरत है बच्चों, जब हम इस जल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में ये जो डीएनए सैंपल है वो मूव करेगा। ठीक है, तो अगर ये कलर्ड नहीं बनाएंगे, मान लो ये कलर्ड नहीं बनाएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि डीएनए कहाँ पहुँचा। ठीक है, तो इस तरह से ये डीएनए यहाँ से मूव करते 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 ये बाहर आ सकता है, जल के बाहर आ सकता है। तो जल के थ्रू डीएनए की मूवमेंट के दौरान उनकी पोजीशन को ट्रैक करने के लिए, उनको मालूम करने के लिए हम इसमें एक डाई यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चों ब्रोमोफिनॉल ब्लू। तो ब्रोमोफिनॉल ब्लू यूज़ किया डाई हम किस लिए, जल के अंदर से डीएनए की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, देखने के लिए कि कहाँ पहुँचा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये कलर जो है ये ब्रोमोफिनॉल ब्लू की वजह से हो गया। तो जैसे जैसे इनकी मूवमेंट पहले यहाँ था, अब यहाँ, इसके बाद यहाँ, फिर अब यहाँ पहुँच गया है। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये दूसरे एंड के नज़दीक पहुँचेंगे तो हम पावर को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इस एंड तक पहुँचने तक हम पावर को ऑन रखते हैं। तो जैसे एक एंड के नज़दीक पहुँचते हैं हम उसको पावर को ऑफ करते हैं। तो जब पावर ऑफ करेंगे तो ये आगे और मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, तब तक ठीक तरह से सेपरेशन हो चुका होगा। तो आपको याद रखना है बच्चों, लोडिंग बफर में हम एक हाई डेंस एक सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे हम ग्लिसरॉल यूज़ किया, जिसकी वजह से डीएनए की लोडिंग जो है वो सही हो जाती है। उसके साथ साथ लोडिंग बफर में हम एक डाई यूज़ करते हैं, जैसे ब्रोमोफिनॉल ब्लू आमतौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रोमोफिनॉल ब्लू यानी डाई यूज़ करने से जल के थ्रू सैंपल की मूवमेंट या माइग्रेशन हमें ट्रैक करने में आसानी हो जाती है। अगर ये डाई यूज़ नहीं करेंगे तो हमें डीएनए दिखाई तो नहीं देगा, कहाँ पहुँचा हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ये सैंपल जो है जल से बाहर आ सकता है। लेकिन जैसे हमने ब्रोमोफिनॉल इसके साथ मिक्स किया तो ब्रोमोफिनॉल ब्लू की मूवमेंट के ज़रिए हमें पता चला कि डीएनए कहाँ पहुँचा। जैसे एक सर्रे से दूसरे सर्रे तक पहुँच गया तो हमने जल्दी जल्दी पावर को ऑफ करने हैं और डीएनए फर्दर मूवमेंट नहीं करती है। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये है सैंपल लोडिंग। ठीक है, सैंपल में हमने लोडिंग बफर डाल दिया। अब उस सैंपल को हम आहिस्ता आहिस्ता, ये जो इसको कहते हैं माइक्रो पाइपेट के ज़रिए इन वेल्स में इन सैंपल को लोड करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने बाज़ाब्ता पावर ऑन किया। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जब पावर ऑन किया तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज आयन्स है, यहाँ पर इस बार हमारा एग्जांपल लिया हमने क्या, डीएनए। तो डीएनए नेगेटिव चार्ज रहता है, तो ये नेगेटिव चार्ज डीएनए जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहा है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए मूव कर रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये मूवमेंट आस्ते आस्ते देखो, पहले ये वेल में था, इनमें था, ये वेल्स में, अभी इतना मूवमेंट कर चुका है। आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ पहुँचेगा, फिर ये यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो ब्रोमोफिनॉल ब्लू की वजह से हमें इनकी पोजीशन मालूम पड़ जाती है। जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे हमने पावर को यहाँ क्या करना है, ऑफ करनी है। ठीक है, ओके बच्चों। तो पहले भी आपको बताया कि मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और उनकी चार्ज की वजह से। चार्ज की वजह से उनकी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से, लेकिन सेपरेट होती है ऑन द बेस ऑफ साइज़। देखो अब बच्चों, यहाँ दो किस्म के साइज़ के डीएनए है, एक लार्जर साइज़, एक स्मॉलर साइज़। जैसे आपको पहले बताया गया, जो सिमिलर साइज़ डीएनए है वो आगे आगे मूव होगी, जो लार्जर साइज़ वो पीछे रिटार्ड होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ ये मूवमेंट होगी। ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, लार्जर मॉलिक्यूल्स रिटार्ड बिहाइंड, ये लेग्स बिहाइंड। ठीक है, तो
जैसे आपको बताया गया था कि इथेरियम ब्रोमाइड हमने पहले यूज़ किया था। इथेरियम ब्रोमाइड इंटरकलेटर कहलाते हैं, वो इंटरकलेट हो जाती है बिटवीन द बेसिस ऑफ डीएनए। तो इथेरियम ब्रोमाइड यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है। तो अब हम ये यूवी रेस छोड़ रहे हैं, देखो ये यूवी रेस है। तो जैसे यूवी रेस छोड़ा हमने, यूवी रेस जब इस जल पर पड़ा तो यूवी रेस की वो पोजीशन जहाँ जहाँ डीएनए है, ठीक है, वो अब इल्यूमिनेट हो गए हैं, वो अब चमकने लगे हैं। ठीक है, इस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं पोजीशन ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो ये जो चमकने वाले रीजन्स हैं, यहाँ पर डीएनए है, अलग अलग साइज़ के डीएनए है। ठीक है, तो ये जो वेल्स थे आपको, ये वेल्स थे आपको, यहाँ पर हमने S1 डाला था, यहाँ पर हमने S2, यहाँ पर हमने डीएनए लेडर डाला था। ठीक है, तो ये अलग अलग साइज़ के डीएनए थे। ठीक है, तो सबसे छोटा है सबसे आगे, इससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, सबसे बड़ा सबसे पीछे। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग साइज़ के डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज सेपरेट किया यूजिंग या एक्सप्लोइटिंग इट इज़ चार्ज। ठीक है बच्चों, इसी को कहते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि हमने यहाँ एग्रोस जेल यूज़ किया तो इसको हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज़ मेनली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हाई कंसनट्रेशन ऑफ एग्रोस यूज़ करेंगे तो सिमिलर साइज ऑफ डीएनए और प्रोटीन्स भी इनसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, देखो आप यहाँ पर ये जो S1 है, ये S2 है, और ये 250 वाला सबसे आगे, 400 वाला इसके बाद, 700 वाला इसके बाद, 1000 वाला सबसे पीछे है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम डीएनए अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आरएनए भी इसी तरह से अलग कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो आपको मैं लिंक भेजता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गया होगा। अब वीडियो देखने से आपको और भी अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। तो फिलहाल आपने क्या समझा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम चार्ज्ड मॉलिक्यूल से आयंस को हम सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, इन सब को सेपरेट करने में हेल्प करती है। आज हमने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिए बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको इस प्रोसेस पर एक वीडियो की लिंक भी आपको भेज देता हूँ। उम्मीद है आपको इससे और भी अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम दूसरी किस्म के जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको हम पॉली एक्रिल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं उस पर हम बात करेंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।